इन 52 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये हमारा सबसे अच्छा जो 52 सीटों का अंतिम चुनाव है उन पे हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि 52 में हम कम से कम 50 सीटें जीत सकते हैं। मुझे पेपर से आज पता चला कि 52 सीटों पे है, हो सकता है 59 में भी हो। वापस आपकी महाराजपुर विधानसभा में आते हैं। चुनाव के दौरान आपके पदाधिकारियों ने, वार्ड अध्यक्षों ने किस तरह से कैसे भूमिका निभाई? चुनाव का प्रबंधन किस रूप में रहा, कैसा रहा? हमारे सारे वार्ड अध्यक्ष, जो वार्ड 21 वार्ड आते हैं विधानसभा में, कुछ आंशिक आते हैं, कुछ पूरे वार्ड आते हैं नगर निगम का चुनाव जहाँ हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी जितने भी थे समाजवादी पार्टी के विधानसभा के, उन्होंने भरपूर मेहनत करी। मैंने पहले भी कहा कि मुझसे ज़्यादा भी करी है, और जो चुनाव की रूपरेखा, जैसा भी दिशा निर्देश मैंने दिया, जो मेरा अनुभव था, कुछ उनके अनुभव मैंने साझा किए और उस हिसाब से चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव को हम बिल्कुल शांतिपूर्वक करना चाहते थे कि कोरोना काल में लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, और इस चुनाव में क्या ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल रैलियां निकलें या जिस भाषा का इस्तेमाल गलत हो, फिर कल हमारे बच्चे उस तरह का इस्तेमाल करें, साइकिल पे का ये हो गया, हाथी का ये हो गया, कमल के फूल का, वो नहीं। अब पुरानी जगह जो पहले की भाषा थी, अब देश को थोड़ा नए तरीके से लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बार के विधायक रहे महाना आपकी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे, मुकाबला किस तरह का आपने देखा है? बहुत ही कांटे का संघर्ष मिला है, और मैं समझता हूँ कि 7 बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन वो कभी पैदल वोट नहीं मांगे। इस बार जिस दिन पोलिंग थी, वो हमारे गांव में और सारी पोलिंग बूथों पे पैदल वोट मांगे। कई जगह से आवाज़ भी आई कि भैया मंत्री जी आए हैं, आप भी 5 मिनट को आ जाओ। तो मैंने कहा मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ कि जहाँ से 20-22 हज़ार वोटों का आना जाना है, और उनसे सबसे मुझे चूंकि चुनाव में व्यस्त हो गया, जब से विधानसभा का पदाधिकारी रहा, तो मैं अपने ही लोगों से कम मिल पाया। तो हमने कहा आज त्योहार है, आ नहीं पाया। मैंने कहा तुम ही आज फतेह बहादुर के लिए आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाओ, और उन्होंने किया भी। बहुत से, जैसे वार्ड 21 से आया फ़ोन, जरौली से आया, 70 से आया, सब जगह से फ़ोन आ रहे थे। तो हमारे सारे जो पदाधिकारी थे वो एज ए विधानसभा अध्यक्ष और अखिलेश यादव बन के चुनाव लड़े। एक चीज और जानना चाहेंगे, ये चुनाव के टाइम दल बदल वाला सिस्टम बहुत तेजी के साथ चलता है, जिसको जहां अपना भला दिखता है, जहां मलाई दिखती है, ठिकान लगा के तरफ चला जाता है। इस पर आप क्या? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं दल बदल में। सैद्धांतिक रूप से अगर किसी का दिल बदले और वो दल बदल कर ले, भाई सिद्धांत से ही पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है, किसी कांग्रेस पार्टी का अलग है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर हम दल बदलते हैं तो दिल तो नहीं बदल सकता, दिल वही रहना चाहिए। लेकिन अगर दिल वही था तो फिर दल बदल क्यों हुआ? और जो काफी लोग ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता को सियासत की तरह, सियासत को इबादत की तरह लेते हैं। कुछ लोग सियासत को तिजारत की तरह लेते हैं। दल वो बदलते हैं जो सत्ता के लोलुप होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी दल बदल लेते हैं कि खुद ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने आखिर अपना दिल क्यों बदल लिया। आप अपनी उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करेंगे, अब तो आपकी विधानसभा की बात तो हमने कर ली, यूपी में कितनी सीटें लाने जा रहे हैं? कल के चुनाव में तो आज ही के सर्वे से अभी कुछ ओपिनियन पोल इस तरह के आ रहे हैं कि 371 सीटें कल हमारी हो रही हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि 403 सीटों में 400 हमें मिलनी चाहिए गठबंधन को, जो हमारा अलायंस है, राष्ट्रीय लोक दल से है, राजभर जी की पार्टी से है, कृष्णा पटेल जी की पार्टी, जितने भी गठबंधन दल हैं वो 400 सीटें पाएंगे। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि विपक्ष भी होना चाहिए, इसलिए भाजपा को आप सिर्फ 3 सीटें देना चाह रहे हैं। सपा और कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं? सपा के लिए तो सब कुछ है, कांग्रेस की बात तो कांग्रेस के लोग कह सकते हैं। बसपा और कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचा? नहीं, बसपा और कांग्रेस, बसपा तो मैंने तो बुआ माना था,
और उनको गले लगाया था, उन्होंने ही गठबंधन तोड़ दिया, तो इसलिए हम उनके बसपा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, और सरकार के विपक्ष में, लोकतांत्रिक जो मेरा अधिकार है, सरकार के जो विपक्ष होता है, हम विपक्ष में हैं तो सरकार के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं। कांग्रेस, बसपा, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो बातें कांग्रेस और बसपा के लोग ही कर सकते हैं। रही बात कि ईवीएम की गिनती कैसे होगी, तो जैसे प्रथम मतलब जिस टेबल में हमारा कार्य जो होगा, पोलिंग मतगणना एजेंट, उस पोलिंग में जो ईवीएम मशीन आई है, वो वही ईवीएम मशीन है कि यादव जी, और उसी के साथ ही नियाज सिद्दीकी जी हमारे साथ में हैं। ये विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। एडवोकेट उमेश वर्मा महासचिव हैं। रजत गुप्ता जी भी जो है विधानसभा के जो है उपाध्यक्ष हैं। तो आइए कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। जैसे कल अंतिम चरण का चुनाव है, इसके बाद 10 तारीख को मतगणना की तैयारी है। तो अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए कि मतगणना की क्या तैयारी, क्या शीर्ष नेतृत्व ने कोई निर्देश आपको दिया है, या आपकी किस तरह से क्या तैयारी है? जैसा कि शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी ने आज एक पत्र जारी किया है, जिसमें कि बैलेट पेपर की गिनती पहले होगी। तो टेबल अगर किसी भी विधानसभा में 5 से 1000 तक बैलेट पेपर से पड़ा है तो एक टेबल रहेगी, अगर ज़्यादा है तो 2, इस तरह से। लेकिन जहाँ तक उसके बाद में ईवीएम से जब गिनती शुरू होगी तो उसके भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जब से ईवीएम शुरू हुई थी तब से मैं मतगणना में जाया करता था और उसका अनुभव है मुझे। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से उसकी ट्रेनिंग देंगे मतगणना के पहले, या दे चुके हैं? क्या प्रोग्राम है? उसके लिए मैं 8 तारीख को एक अपनी विधानसभा के सारे वार्ड अध्यक्ष और पूरी विधानसभा की कमेटी की एक बैठक बुला रहा हूँ, और उसमें ही उनको किस तरह से, चूँकि बहुत से हमारे पदाधिकारी ऐसे हैं कि जो पहले ईवीएम की गिनती में नहीं गए हैं। जैसे बैलेट पेपर की भी गिनती जब होती थी तो मैं ईवीएम वाले गिनती में रहता था। तो इस तरह से ईवीएम की गिनती के बारे में जितना भी है वो सारे वार्ड अध्यक्षों को, विधानसभा के सारे पदाधिकारियों को, जैसे अभी तो मेरे 3 ही पदाधिकारी हैं, विधानसभा के महासचिव जी हैं, लेकिन पूरी जो हमारी विधानसभा की टीम है जो सक्रिय रहे हैं चुनाव में ख़ास तौर से, और कुछ लोगों की मजबूरियां भी रही हैं कोरोना काल की वजह से या जिस तरह से, तो वो मुझे देखना है। क्योंकि कुछ मीटिंग में लोग आए, कई मीटिंगें उसमें आए, कुछ में नहीं आए। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद, जितनी मैंने मेहनत नहीं करी, कुछ हमारे पदाधिकारियों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी है। अभी आपने कोरोना काल का जिक्र किया, तो चुनाव भी कोरोना काल में ही हुए हैं। तो आपके समझ से इनकी रूपरेखा किस तरह की होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कोरोना काल की महामारी आई, उसके बाद में जो चुनाव की रूपरेखा थी, वो एक, भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, रूपरेखा थोड़ा अलग तरीके से होनी चाहिए थी। नेताओं की भाषाएं, एक लोकतांत्रिक पद में बैठे प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की जो भाषाएं थी, वो तो मुझे किसी तरह से